नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जय घोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और विदुषी में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर मधुबाला से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में इन्होंने पढ़ाई की है और बच्चों में किस तरह से उनके ख्याल किया जाए, उनकी परवरिश में कैसे आप बीइंग पेरेंट अपना योगदान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी आगे जो पर्सनैलिटी तैयार होती है, जो शख्सियत तैयार होती है, उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप मधुबाला जी हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच समरीन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ही ज़रूरत है आई थिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। जी, अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर जब से प्रेगनेंसी होती है या कंसीव करती हैं महिलाएं, तो उस वक्त पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो है बहुत चांसेस होते हैं, या बहुत सारी महिलाओं को हो भी जाता है और उन्हें पता नहीं रहता, और ये एक लंबे अरसे, साल डेढ़ साल का अरसा ले लेता है कभी कभी। इस चीज़ का पता कैसे चले कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, हाँ, वो जो एक क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं, कई तरह के फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो आप बात कर रही हैं, उसमें जब आपको लगता है कि आप में पहले जैसा बिहेवियर नहीं है, जो आपको प्रेगनेंसी से पहले आपकी जो पर्सनालिटी थी, जो आपका नेचर था, उसमें आपको चेंजेस लग रहे हैं। आपको मिलना जुलना नहीं पसंद है, लोगों से बात करना नहीं पसंद है, और चूँकि फर्स्ट बेबी में पता भी नहीं चलता कि ये हो क्यों रहा है, वो एक्सपीरियंस फर्स्ट होता है हमारा। तो धीरे धीरे जब आपको बिहेवियरल चेंजेस दिखे और फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपको लगे कि नहीं, अब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो ज़रूरत है वहाँ पे ध्यान देने की कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें। तो उसके लिए आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर घर में आप शेयर करती हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और काफ़ी हद तक इसमें प्रोफेशनल अगर हेल्प लें तो इससे बाहर निकल सकते हैं, बहुत ईजिली निकल सकते हैं। ओके, इसके बाद दौर आता है मधुबाला 1 से लेके 5 साल की उम्र में बच्चों का जो दौर होता है, इसमें 2 फेजेस आते हैं। एक में जिसमें वो आपसे बहुत कनेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहे होते हैं। तो जब शुरुआती दौर होता है तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, कंगारू केयर। ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसे किस लिमिट तक ले जाना चाहिए? जो कंगारू केयर की आप बात कर रही हैं समरीन, वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है। जब हम स्किन टू स्किन टच की बात करते हैं, एक वार्मथ की ज़रूरत होती है बच्चे को। तब तक तो ठीक है कि आपने बच्चे को वो केयर दी, वो सारी चीज़ें उसे दी जो वो वार्मथ वो फील कर पा रहा है। बट उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हमें उसको एक सोशल लाइफ में लाना होता है, तो हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि वो अपने आसपास से जुड़ सके। क्योंकि अभी के जो चैलेंजेस हैं बच्चों में जो ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन की वजह से भी, कि मदर्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन कर रही हैं, वो फील नहीं होने दे रही हैं बच्चों को, वो चैलेंजेस को फेस नहीं करने का मौका मिल रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपको उन्हें वो चैलेंजेस खुद से फील कर पाएँ, तो इसका मौका देना चाहिए। ओवर प्रोटेक्शन कभी भी किसी भी हाल में सही नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम गिरने ही नहीं देंगे तो बच्चे को क्या पता कि चोट कैसे लगी और उसके बाद उसे एहसास कैसे होगा। करेक्ट। सो ये ओवर प्रोटेक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, उसे हमें कम करना चाहिए। आप निगरानी रखिए, लेकिन आप बच्चे को पहला कदम खुद से बढ़ाने का मौका दीजिए। बिल्कुल। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखने लगे हैं। आप उन्हें जितना भी मना करें, वो नहीं बाज आते हैं। वो छुप छुपा के देखेंगे, वो जब आप सो जाएंगे, आप इधर उधर होंगे तो फ़ोन लेके वो किनारे चले जाएंगे। इस चीज़ को कैसे रोका जाए बच्चों में, और इसके क्या बुरा असर पड़ रहा है मानसिक तौर पर, और फिजिकली उन पर क्या असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों का? देखिए, एडिक्शन जो आप फ़ोन का या टीवी का कह रहे हैं, स्क्रीन टाइम जो है, जो जिसकी वजह से बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत होती है कि बच्चे को कहीं ना कहीं खुशी मिल रही होती है वो काम करने से, देखने से। सो बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट से डिसकनेक्टेड हैं, लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे जो अपनापन मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस मिलती है बच्चों को उसमें मज़ा आता है, खुशी मिलती है, और धीरे धीरे ये जितने भी स्क्रीन है, चाहे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एवरीथिंग, अगर आप बच्चा आपका 2 या 3 घंटे से ज़्यादा देख रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जा रहा है। उसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले जाएं, उसके साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें, क्योंकि अगर बच्चा कनेक्टेड नहीं होगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ आएंगे, वो लोगों से घुल मिल नहीं पाएगा और अपनी बात नहीं कह पाएगा। तो वो जो कनेक्शन एक मिसिंग हो रहा है, जो सोशल वेलबींग की बात है, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए इन बच्चों को।
और जैसे जैसे वेलबींग की बात हम करते हैं, मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि हर डोमेन पे काम करें, सोशल वेलबींग पे काम करें, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे काम करें। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जितना कम्युनिकेट कर पाएंगे बच्चों के साथ, बातचीत कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे हमसे। एक चीज़ मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जिक्र किया कम्युनिकेशन का। अमूमन हम बीइंग पेरेंट्स थोड़े अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं डू एंड डोंट्स के, यस। बट बमुश्किल उसमें आपको 10 या 20% का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो मेरे हिसाब से कि हमें तो मना ही नहीं करना चाहिए। जब जितना हो सके ज़रूरी हो कि हम बच्चे को नो नहीं बोलें, क्योंकि अगर हम उनको ना बोलते हैं तो वो वैलिड रीज़न जानना चाहेंगे, और अगर आपने एक बार ना बोल दिया तो फिर उस काम को दोबारा करने ना दें। मतलब माने ना कि हाँ, एक बार तो आपने, जैसे बच्चे ने कोई डिमांड की, पहले तो आप नो 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 कर रहे हो, और फिर एकदम से आप जब देखते हो कि बच्चा स्क्रीम कर रहा है, खासकर छोटे बच्चों के साथ ही मैं बता रही हूँ, जैसे ही बच्चा थोड़ा कुछ टेंटम्स दिखाने लगे, आप ये मान जाते हो, यस बोल देते हो, तो बच्चा वहाँ से सीख रहा होता है कि अगर हम ये चीज़ इस हिसाब से करेंगे तो पेरेंट्स मान जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो हम उनको ना नहीं बोलें, और अगर एक बार ना बोल दिया है तो फिर उसको हाँ में मत बदलें। और ना बोलने का रीज़न देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम खुद तो फ़ोन देख रहे हैं, खुद वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और बच्चे को ना बोल रहे हैं, तो कभी बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चा देख के सीख रहा है, वो मॉडलिंग कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है आपको, लगातार अपने आसपास के लोगों को देख रहा है। तो अगर फैमिली में हम कोई डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद डिसिप्लिन में आना होगा, फिर हम बच्चों को सिखा पाएंगे। डिसिप्लिन की आपने बात की डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि इसको कैसे आप लागू कर सकते हैं? लाइक आप आजकल के दौर में क्या हुआ है कि आपने ओवर प्रोटेक्शन की बात की, सॉफ्ट स्किल्स की बात की, और ये देखा जा रहा है कि मदर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स से बच्चों से पेश आ रही हैं कि पनिशमेंट्स के तो सवाल ही नहीं उठते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको सॉफ्ट स्किल्स के साथ पाला जा रहा है। तो ऐसे में जो दौर था हमारा जिसमें हमें पनिशमेंट्स भी मिलते थे और हम पल जाते थे यू नो। यस यस। तो मतलब ओवर प्रोटेक्शन तब का तो हम शिकायत भी नहीं करते थे कि हमें मार पड़ी, डांट पड़ी। यस। तो क्या बेहतर है बच्चों के लिए, कैसे बैलेंस बनाए इसको? बैलेंस बनाने के लिए मैंने पहले भी समरीन बोला कि हमें एक्सपोजर देने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम बच्चों को चैलेंजेस से एक्सपोज नहीं करेंगे ना, उनमें रेजिलियंस डेवलप नहीं होगा कि किसी भी विषम परिस्थितियों में वो कैसे अपने आप को वहाँ पे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर पाएँ। तो जब तक हम उनको वो फेस नहीं करने देंगे, वो बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे। सो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आप उनको सारी चीज़ों के बारे में बताइए कि अगर आप ये काम करें तो आपको ये रिस्क होंगे, लेकिन जब हम ओवर प्रोटेक्शन करने लगते हैं कि बच्चे को ये यहाँ जाने ही नहीं देंगे, ये चीज़ करने ही नहीं देंगे, तो बच्चा ये सीख नहीं पा रहा है कि जब भी आपको कभी भी ऐसे चैलेंजेस है, क्राइसिस में आप आए तो आपको रिएक्ट क्या करना है। सो क्राइसिस कंडीशन को फेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको एक्सपोजर दें। सो हमें वो चीज़ें बचपन में सीखने का पूरा मौका मिला। हम लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर खुद ही सॉल्व करते थे। बट अभी हम लोगों में, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल भी आप देखिए कम हो गया है, क्योंकि वो क्राइसिस में जाने नहीं दे रहे हैं, तो वो उसमें पढ़ नहीं रहे हैं। और एक सोशल मीडिया का जो एक बनी बनाई जो एक दुनिया है ना, वो उनको दिख रही है बाहर से, पर जब तक वो उसे फेस नहीं करेंगे, उसके अंदर खुद नहीं जाएंगे, तब तक उन्हें ये समझ नहीं आएगा। सो ओवर प्रोटेक्शन हर हाल में ही कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें हम वो हर तरह का एक्सपोजर दें, ताकि उनमें ये जो लचीलापन है, चीज़ों को झेलने का जो एक वो है, वो खुद ही डेवलप हो, वो स्किल सारी खुद ही उनमें आए। एक और चीज़ डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अमूमन ये होता है कि हम अब एकाकी परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं ना, मदर फादर और बच्चा, उसमें बच्चा बहुत अकेलापन महसूस करता है, और ऐसे में उसको साइकोलॉजिकली किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और सिबलिंग्स का भी अब वो दौर नहीं है कि आपके पास 2 या 3 भाई बहन हैं, आप ज़्यादातर एक होते हैं या 2 होते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकली बच्चों को किन किन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है? पहले तो देखिए, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो हमें हर तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता था। आपस में लड़ भी लेते थे, सॉल्व भी कर लेते थे, कहीं बाहर से कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। दादा दादी, चाचा चाची या जो भी भाई बहन थे तो सब आपस में। अब जैसे जैसे चीज़ें ये बदली हैं, जहाँ हम जॉइंट फैमिली से सिंगल पेरेंटिंग में आए या एकल परिवार में आए, तो बच्चों को वो एक्सपोजर वहाँ भी नहीं मिल रहा है, कि क्योंकि हर रिश्ते की अलग अलग अहमियत है।
वो सब कुछ एक जगह मिल पाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हो गए हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में माँ भी बाहर जॉब कर रही हैं, फादर भी कर रहे हैं, तो बच्चों को जो टाइम मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं मिल रहा है। एक या दो भाई बहन है, सिबलिंग्स भी नहीं है, तो वो एक और चैलेंजिंग है। ऊपर से जो 2-3 साल का पीछे हमारा गैप था कोविड के टाइम, तो वो एक कनेक्शन और भी नहीं हो पाया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है कि बच्चों को क्वालिटी टाइम उनके स्पेंड करें। आपको जो भी समय मिलता है उन बच्चों के साथ आप इस तरह का इंटरेक्ट करें कि बच्चा आपके साथ कोई भी बात शेयर करने में झिझके ना। हाँ। और दूसरी चीज़ कि हमें ये भी, जैसे सब आपने सुना होगा समरीन की बोलते हैं कि बच्चों के फ्रेंड बने, वहाँ भी एक चीज़ ध्यान देनी कि फ्रेंडशिप और जो डिसिप्लिन है उसके बीच में एक बहुत ही महीन लाइन है कि कब वो क्रॉस हो जाए। क्योंकि फ्रेंड तो हम बन गए पर रिएक्शन हम मदर फादर की तरह दे रहे हैं तो बच्चे के लिए, क्योंकि वो आपको एज ए फ्रेंड बता रहा है पर आप रिएक्शन मदर की तरह दे रहे हो, तो वहाँ भी आपको नॉन जजमेंटल होके सुनना है उनकी बातें, जज नहीं करना। अगर आप बार बार उनको जज करेंगे तो वो आपको बताना छोड़ देंगे। करेक्ट। सो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बच्चों के साथ कि अगर वो हमसे कुछ शेयर करते हैं तो हम बिना किसी जजमेंट के वहाँ कोशिश करें उन्हें सुनने समझने की, है ना। और हमें लगता है कि अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, क्योंकि हम भले कितना कह लें कि हम फ्रेंड है पर हम देख तो उनको माता पिता की नज़रों से ही रहे हैं। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो वो चीज़ डेवलप कर पाना, उतना सेंस ऑफ जो एक कनेक्शन है डेवलप कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, खासकर टीनेजर बच्चों के साथ। छोटे बच्चों के साथ आप कर लेते हो, वो आपको देख के सीख रहे हैं, वही सारा बिहेवियर कर रहे हैं, बट जैसे जैसे बच्चे टीनेजर में फेज में आते हैं तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और चूँकि टाइम भी कम दे पा रहे हैं फैमिली में इतना टाइम, तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। अब हमने न्यूक्लियर फैमिली की बात की, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि अगर ये है ही है, मजबूरी है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो उस टाइम पे अगर आप एक पेट रखें बच्चे के साथ तो वो कितना बेनिफिशियल रहता है? हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे में ये सारे स्किल्स आ रही है ना कि वो ख्याल रखना, शेयरिंग, और केयरिंग वाली जो चीज़ है, और वो जो गिविंग वाला है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहा है उसके साथ कि अगर हम इसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे तो उसका हमें उसके तरफ से क्या मिलेगा। सो कई बार ये भी होता है कि जब बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में है तो हम उनके साथ पेट रखते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो बच्चा वहाँ भी एक कनेक्शन डेवलप कर पाता है और उनकी वेलबींग के लिए भी वो अच्छा है, क्योंकि वो शेयरिंग कहीं ना कहीं वहाँ भी हो रही, जो इमोशनल शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम, एक वहाँ भी हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जिनको आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं कि उनको, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप उनको 45 मिनट 1 आवर बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं, लोगों के बीच में लेके जाएं। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बच्चे को ये मौका दें कि वो आपके साथ ना। सो कनेक्टिविटी बढ़ानी है बेसिकली यहाँ पे। जो डिसकनेक्शन बढ़ गया, जो डिसकनेक्ट हो गए हैं बच्चे लोगों से ना, वो कनेक्शन बिल्ड करना है। जब आप बच्चों के साथ हार्श हो जाते हैं तो किस तरह का असर पड़ता है उनकी साइकोलॉजी पे? हार्श इन मतलब जब मतलब स्कोर्स को लेके या उनके फेलियर्स को लेके, या उन्होंने कुछ नहीं, उनसे कुछ गलती हो गई, उस टाइम पे अगर आप उनके साथ थोड़े हार्श बिहेवियर रखते हैं तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए हार्श होना, मैंने पहले कहा, अगर आप जजमेंट देंगे, हर बात में बच्चे को जज करेंगे तो ये आगे चल के वो आपसे शेयरिंग करना छोड़ देंगे। तो बच्चे की बात पहले सुने कि अगर ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है तो किस वजह से हुई है, क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी स्पेशल, जैसे एकेडमिक की आप बात करते हो तो क्या कोई एकेडमिक चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कंपेयर ना करें बच्चों को सिबलिंग के साथ या बाहर किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो हार्श होना गलत नहीं, वो आप डिसिप्लिन के लिए हार्श का यूज़ करें ना, लेकिन हम बार बार अगर बच्चे को हर चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे और उनको जज करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे दूर होते जाएंगे। डॉक्टर, अब हमारे पास चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है तो हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, उनको आप गाइड करें कि अगर वो नए पेरेंट्स बने हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ बच्चों से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मतलब बच्चों के साथ कैसे टैकल करें कि वो एक तारतम्यता उनकी बच्चों के साथ कनेक्टिविटी जो है वो बन जाए।
बिल्कुल, समरीन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको ये हम लोगों से शेयर कर पाएँ, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम बहुत ज़्यादा खुद ही अपने पर एक स्ट्रेस लेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब बेबी एक घर में आता है, फर्स्ट बेबी है, उसके बाद हम उनको मौका दें कि एक नेचुरल वे में बच्चा अपने हिसाब से डेवलप करे। बहुत ज़्यादा कंसर्न रखेंगे कि हम गूगल में भी देख लें, यहाँ भी पढ़ लें, वहाँ भी देख लें, ये पेरेंटिंग स्किल सीख लें। देखिए, दुनिया में कोई भी एक परफेक्ट पेरेंटिंग स्किल मेरे हिसाब से नहीं है जो हर बच्चे पे काम करे, है ना। हर बच्चे का एक अपना पर्सनैलिटी है, स्पेशल है। हमारे घर का एक कल्चर अलग हो सकता है, नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी फैमिली अलग हो सकती है ना। सो एक पेरेंटिंग स्टाइल सब पे सूट करे तो ये ज़रूरी नहीं है। सो बच्चे का आप नेचुरल जो एक उसका स्ट्रेंथ है उसको पहचानें, वो कैसे ग्रो कर रहा है उसको पहले आप देखें। उसके बाद अगर आपको देखने के बाद लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही, फिर उसके बारे में सोचें। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि हम ये रोक दें और ये प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो ये फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सो बिल्कुल आराम से, जैसा एक नेचुरल वे में बच्चा ग्रो करता है, देखता है, सीखता है, बस ज़रूरत है हमें लगता है एक कनेक्शन की, क्योंकि वो जो कनेक्शन इमोशनली बिल्ड हो गया, सोशली बिल्ड हो गया बच्चे में, तो वो अपने आप बाहर वहाँ से उस फेज से निकल जाता है और आप भी इजली समझ जाएंगे। ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है जी। तो आपने सुना इस वक्त डॉक्टर मधुबाला को कि किस तरह से आप बच्चों की परवरिश में उनके साथ कनेक्टिविटी बना के, कम्युनिकेट करके वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। वो आपको जो आप कह रहे हैं वो सुनेंगे ज़रूर, लेकिन वो करेंगे वो जो आप कर रहे हैं। तो इस बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बदलना पड़ेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप आई, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच।